लोग जो एजुकेशन ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं आपके हमारे, या जो भी हम जहाँ से ये सारी जानकारी एकत्र कर रहे हैं, आप शिक्षा की विकास यात्रा के संदर्भ में हम लोग बातें करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं और स्टडी भी करने वाले हैं, टीचर और मतलब बच्चे। तो अपने सब्जेक्ट पे हम लोग चलते हैं बच्चों। शिक्षा का अर्थ, मैं शिक्षा की बातें कर रही हूँ और शिक्षा के बारे में आपको जानकारी भी देना चाहती हूँ। तो शॉर्ट में सबसे पहले हम पाठ्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। पाठ्यक्रम की शुरुआत के स्टार्टिंग में हम लोग ये देखते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आप और हम दोनों जो टीचर्स और स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग जो चल रही है अभी जो है, तो हमें यह देखना है कि शिक्षा का अर्थ जो है शाब्दिक अर्थ में हमने देखा कि ज्ञान प्राप्त करना, आपके स्क्रीन पे है, हमें किसी नई चीज की जानकारी प्राप्त करना या ज्ञान प्राप्त करना, वो क्या है, शिक्षा है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार सच्ची शिक्षा वही है जो बच्चों के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक पहलुओं को उभारती है या उन्हें प्रेरित करती है। सच्चे अर्थों में बच्चों शिक्षा वही है जो आपके आंतरिक गुणों को, जो हमारे अंदर गुण हैं, उनको निकालने का काम करती है, बाहरी परिवेश से परिचित कराने का काम करती है। हमारे बौद्धिक, हमारी जो क्षमता है उसे विकसित करने का काम करती है। बाकी यानी ऑल ओवर जो हमारा एक डेवलप्ड होना चाहिए, वह सारी चीजों के लिए महत्वपूर्ण क्या है, शिक्षा है। अतः शिक्षा का अर्थ मनुष्य की आंतरिक शक्ति को बाहर आने के लिए प्रेरित करना। हम क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, बाहर उसे नए नए तरीके से निकालने का प्रयत्न करते हैं। किसके अंदर से, बच्चों के अंदर से। बच्चों, बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम शिक्षा के लिए आवश्यक अंग हैं। यदि आप हैं तो टीचर हैं, और टीचर आपको क्या पढ़ाने वाली है, दैनिक जीवन के साथ साथ जो हमारा, हमें समाज में कैसे रहना है, कैसे अपने जीवन यापन को करना है, साथ साथ हमें रोजगार के लिए या अपने और दिनचर्या को आगे बढ़ाने के लिए निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम के बारे में। और हम यहाँ पर उसी पाठ्यक्रम के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जिस पाठ्यक्रम को आज तक, यानी यह जो मैं आपको आगे एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाने वाली हूँ, नीति पढ़ाने वाली हूँ, उसी पाठ्यक्रम को हम आधार मान करके आज का जो आधुनिक दौर चल रहा है उसमें हम जो है उस चीज को फॉलो अप अभी तक कर रहे हैं। हमें देखना है बच्चों कि शिक्षा जो आप हर साल जो है, प्रत्येक ईयर जो है आप क्या मनाते हो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो ये है 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में उनके जन्म दिवस को हम सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं और मनाते हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। बच्चों, यहीं से एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मोड़ आया, यहीं से नई शुरुआत हुई, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वयं एक शिक्षक थे, और शिक्षक होने के नाते बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है, नया किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा टीचर्स और नई नई चीजें उनको कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए, उन्होंने नई शुरुआत की। हम सभी लोग जानते हैं बच्चों की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक क्षेत्रों में, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है, पिछले लेसन में ही मैंने पढ़ाया था कि मिल, फैक्ट्री, कल कारखाने वगैरह का कैसे डेवलप्ड हमारे देश में हुआ, उसी तरह बच्चों शिक्षा भी हमारे जीवन का आवश्यक अंग होने के कारण जहां से हमें सारी चीजों की प्राप्ति हो सकती है वह एकमात्र क्या है, शिक्षा है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बच्चों डॉक्टर सर्वपल्ली के अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन केंद्र सरकार ने जो है किया है। यहाँ पे थोड़ी सी डेट मिस्टेक हो गई है, 1948 है जो है, तो मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। 1948 में हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947, और उसके एक साल के लगभग समय में ही, एक साल के बाद ही, यानी कि कोई चीज हमें शुरू करनी है तो थोड़ा सा समय जाता है। इसमें बच्चों हमें क्या देखना है, यह जो शिक्षा आयोग का गठन किया गया, शैक्षणिक प्रणाली बनाई गई, शैक्षणिक कार्यनीति बनाई गई, उसका किस तरह से हम जो है राष्ट्रीय स्तर पर, प्रत्येक स्टेट लेवल पर, ग्रामीण क्षेत्र तक कैसे उपयोग में लाया जाए और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे हो, इसके लिए विश्वविद्यालय आयोग का गठन, इसे हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के भी नाम से जानते हैं और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो विश्वविद्यालय का जो कार्य था, विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन किया गया उसका कार्य था
वित्तीय अनुदान विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग प्रणाली की गुणवत्ता और समन्वय को बनाए रखे। उन्हें वित्तीय अनुदान प्राप्त करना और जो शैक्षणिक क्षेत्र की गुणवत्ता है उस चीज को लंबे समय तक बनाकर रखना, उसमें किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। उसकी कार्य की जो क्षमता है, कार्य की जो प्रणाली है वो कंटिन्यूअस बनी रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी कार्य के लिए हमें एक समय चाहिए रहता है, तो यहाँ पे भी शिक्षा आयोग ने लगभग एक कार्य प्रणाली को लागू करने के लिए पूरे देश राष्ट्रीय स्तर पर 5 वर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना को मान्यता दिया गया कि यदि शिक्षा को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमें लागू करना है तो यह लगभग जो आयोग है वो 5 सालों तक काम करेगा और उससे ही हमें गवर्नमेंट द्वारा तय क्या निकाला जाएगा कि नहीं इसका बेनिफिट क्या हुआ। विश्वविद्यालय के अनुदानों को स्वीकृत करना, उनका वितरण करने का कार्य आयोग ने सरकार की ओर से प्रारंभ कर दिया। अनुदान का अर्थ होता है बच्चों कि जो राशि होती है, कोई कार्य यदि आप स्टार्ट करोगे तो उसके लिए थोड़ा सा आर्थिक सहयोग की जरूरत होती है। तो यहाँ पे भी विश्वविद्यालय आयोग को अनुदान, सरकार द्वारा अनुदान देने का थोड़ा मदद करने का प्रावधान किया गया और यह कार्य विश्वविद्यालय आयोग के माध्यम से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किया जाने लगा। विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का नियोजन भी करना है। नियोजन यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक नियोजन जरूरी है। जैसे मुझे आपको पढ़ाना है तो एक मेरा नियोजन होना चाहिए कि मुझे आज बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है। सेम वही बच्चों की राष्ट्रीय स्तर पर हमें कोई कार्य करना है तो उसका एक नियोजित ढंग से हमें ढांचा तैयार करना पड़ेगा और उस ढांचे को हमें उपयोग में लाना है, उसी को फॉलो करना है। पाठ्यक्रमों में सूत्रबद्धता लाना। पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स आपकी पढ़ा रही है वो आपका क्या है, पाठ्यक्रम है। जो आपकी पुस्तक है इतिहास की या और सब्जेक्ट की, वो आपके लिए क्या है, पाठ्यक्रम है। तो पाठ्यक्रम में सूत्रबद्धता लाना, ऐसा नहीं कि इस साल कुछ और पाठ्यक्रम हो, नेक्स्ट ईयर कुछ और हो। इसीलिए आप देखते हो कि आपकी जो किताबें होती हैं स्टेट लेवल पर वो लगभग 5 सालों के बाद ही चेंज की जाती हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि पंचवर्षीय योजना लागू करना, यानी किसी भी नीति को 5 सालों तक चलाना है और यदि और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सूत्रबद्धता लाना है। कोशिश करना है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारा सिलेबस है, एक जैसा ही हो। शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना। शिक्षा के माध्यम से जो हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, हमें क्या करना है, उसको इम्पोर्टेंस देना है, हमें उसको महत्व देना है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, उसी का अगला पॉइंट है बच्चों, उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न एवं या अलग अलग टाइप की योजनाएं तैयार करना और उनका कार्य नियुक्त करना। ज्यादातर हमें जो शिक्षा का ये करना है, बढ़ावा देना है और आगे एजुकेशन लेना है, हाई एजुकेशन लेना है। आपका 10th क्लास हो गया, 12th क्लास हो गया, उसके बाद का एजुकेशन हो गया और आपको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना है, मेडिकल क्षेत्र में जाना है, तो उसके लिए योजनाएं कौन बनाएगा, गवर्नमेंट। योजनाओं को बनाना है और उसको क्रियान्वय करना है, कार्य नियुक्त करना है। कहाँ पे, पूरे देश स्तर पर, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। विश्वविद्यालय विकास परिषदों का गठन करना, विभिन्न टाइप की अलग अलग प्रकार की परिषदों के गठन के माध्यम से इस चीज को और हमें आगे बढ़ाना है। उन्नत अध्यापन केंद्रों की स्थापना करना, जैसे आप बोलते हो कि ये स्कूल अच्छा है, ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, कॉलेज अच्छा है, यहाँ पे उन्नत का मतलब ही वही हो गया बच्चों की अच्छे अध्यापन केंद्रों की स्थापना करना, जहाँ पे बच्चा जा करके सुचारू ढंग से स्टडी कर सके, पढ़ाई कर सके। और हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है, इतना बड़ा देश है, तो ऐसे में अध्यापन केंद्रों की कमी ना हो, इसके लिए नए अध्यापन केंद्रों की स्थापना भी करना है। और साथ साथ में कंट्री वाइड क्लासरूम कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित करना, जैसे विभिन्न कार्यक्रम सरकार द्वारा या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा चलाए गए। यानी यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो आयोग है वह शिक्षा के क्षेत्र में नए नए कार्यों को अपनाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, देश में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए नए नए तरीकों का प्रयोग करते जा रहा है। कंट्री वाइड क्लासरूम यानी दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा
क्या हो गया है, मोबाइल ही पूरा हैंग हो रहा है। अभी बच्चों हमें आगे जाकर के देखना है कि यहाँ पर शिक्षा आयोग का जो भी था विश्वविद्यालय का, उसके बाद हमारे देश में राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति जो है उसका ये किया गया, नई नेशनल एक पॉलिसी बनाई गई और इसे हमने दिया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद। यानी यह जो योजना आयोग था, यह जो अभी मैंने आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आयोग के बारे में जानकारी दी, विश्वविद्यालय आयोग के बारे में, उसमें भी आप आगे चलकर और ज्यादा से ज्यादा शैक्षणिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा विकास कैसे हो सके, उसके लिए शैक्षिक अनुसंधान की उन्नति, प्रशिक्षण और प्रसार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने, उस समय की तत्कालीन भारत सरकार ने 1 सितंबर 1961 को एनसीईआरटी की स्थापना की, जिसका फुल फॉर्म आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद। यह एक क्या है, स्वायत्त संगठन है अपने आप में। एक केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार के माध्यम से एक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई, शिक्षा मंत्रालय की सहायक संस्था के रूप में यह कार्यरत है। हमारे देश में उस समय जो केंद्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्रालय था, उसका सहयोग करने के लिए भी एनसीईआरटी का सहयोग रहा। और एनसीईआरटी आज भी बच्चों अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। इसके अलग अलग पार्ट्स आगे चल करके बन गए, स्टेट लेवल पर भी यह कार्य करने लगी। जिनका जिस स्टेट का अपना एक अलग से शिक्षा का कुछ रहा होगा, थोड़ा बहुत और उसमें शामिल करना है, उसके लिए ये उन लोगों ने अलग से एससीईआरटी का एक स्टेट लेवल का बना दिया, शैक्षणिक अनुसंधान परिषद। लेकिन शुरुआत में बच्चों यह जो एनसीईआरटी है, नेशनल ट्रेनिंग का जो ये था, मोबाइल हैंग हुआ है आज मस्त। इसके उद्देश्य क्या थे? एनसीईआरटी के उद्देश्य हमें देखना है, जब इसकी स्थापना हो गई तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो है हमें किस तरह से हमें लाभ मिला और इसका क्या योगदान रहा। शिक्षा से संबंधित सभी क्षेत्रों में शोध करना तथा उसकी प्रगति की समीक्षा करना, शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों तथा कार्यक्रमों का प्रतिपादन करना। यहाँ पे बच्चों लिखा है शिक्षा से संबंधित सभी क्षेत्रों में शोध करना। शोध मीन्स नई नई चीजों की जानकारी कलेक्ट करना, नई नई, जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल से जुड़े हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में नई नई चीजों की जानकारी कलेक्ट करना, शोध कार्य करना और उसकी प्रगति, शोध कार्य हमने किया, खोज किया और उसे यदि लागू किया तो उसकी प्रगति की समीक्षा भी करना है कि वह देश में उसकी प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी समीक्षा करना है। उसकी जानकारी एकत्र करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है, केंद्र सरकार का है। अगला पॉइंट इसमें बच्चों दूसरा क्या काम है एनसीईआरटी का? शिक्षा से संबंधित अनुसंधान, शोध कार्य, विकास, प्रशिक्षण, विस्तार, शैक्षिक कार्यक्रम, शालेय पाठ्य पुस्तक क्रम और पाठ्य पुस्तकों की पुनर्रचना आदि का उत्तरदायित्व एनसीईआरटी को सौंपा गया। आप देख रहे हो, हम उस समय हमारा राष्ट्रीय साक्षरता, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो मात्र 17% था। सर कितना परसेंट था? 17% था बच्चों। शिक्षा का लेवल बहुत ही कम था, बहुत ही कम लोग शिक्षित थे इस देश में। इसके लिए एनसीईआरटी का जो धीरे धीरे नया कदम देश के विकास की तरफ आगे बढ़ रहा था, इसमें अनुसंधान आप देखते हो कि किस तरह से वैज्ञानिक लोग रिसर्च वगैरह का काम करते हैं, नई नई चीजों की जानकारी एकत्र की जाती है। आज तो इंसान चांद तक पहुंच चुका है। मतलब नए, मेरा कहने का मतलब है नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने का एक तरीका। शोध कार्य, खोज करना है, नई 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 जानकारी हमें खोज करना है। जैसे अभी आपके सामने आज प्रेजेंट टाइम में कोविड के टीकों को लेकर के कितनी समस्या हो रही है, इसका कोई मेडिसिन नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है और हम सब भी देख रहे हैं आज कई महीनों से इस चीज को हम सब फेस कर रहे हैं। तो इसके लिए शोध कार्य मीन्स उसे खोज करके लाना है या कैसे भी उसका हमें जानकारी कलेक्ट करना है। विकास, विकास की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। प्रशिक्षण, उसके लिए प्रशिक्षण भी बहुत जरूरी है। विस्तार पूर्वक शैक्षिक कार्यक्रम,
अलग अलग क्षेत्रों में जो शैक्षणिक कार्यक्रम है उसे लागू करना और कार्यक्रमों को चलाना, उसके लिए नए नए जरिए, नए नए तकनीकी का प्रयोग करना, माध्यम का प्रयोग करना, शालेय पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की पुनर्रचना करना। जो पाठ्यक्रम है यही पाठ्यक्रम जिसके बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ। और पाठ्य पुस्तकों की आप देखते होंगे कि 5 साल के पहले जो हिस्ट्री का बुक है या किताब है वो अलग पोर्शन था, अभी पोर्शन अलग हो गया। तो आप बच्चों की जरूरत के हिसाब से, स्टूडेंट की जरूरत के हिसाब से समय के अनुरूप पाठ्य पुस्तकों की पुनर्रचना आदि का उत्तरदायित्व एनसीईआरटी को सौंपा गया। पाठ्य पुस्तकों की पुनर्रचना एनसीईआरटी का शैक्षणिक एक कार्यक्रम है। एनसीईआरटी के कार्य, इसमें हमें ये देखना है और एक पॉइंट, एनसीईआरटी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहयोग से शालेय पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाई। ये जो स्टेट लेवल पर हम अपने यहाँ पे विभिन्न विषयों के संदर्भ में बहुत सारी पुस्तकों को देखते हैं या उससे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, या निर्माण यानी पाठ्य पुस्तकों को बनाया जाना, इसके लिए एक सब्जेक्ट टीचर चाहिए, उस सब्जेक्ट का ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हो, इसकी रचना कैसी होगी, इसका सेंटर कहाँ पे होगा, इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा, पूरे स्टेट लेवल पर लागू कैसे किया जाएगा, विद्यार्थियों तक यह शिक्षा क्षेत्रों तक पहुंचेगी कैसे, इस सब की जिम्मेदारी, सबका कार्य कौन कर रहा था उस समय, एनसीईआरटी ने इस क्षेत्र में केंद्रीय भूमिका निभाई। और इसी के तहत जो है आगे हमारा जो यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हम सभी लोग अभी इस वक्त कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हो और एजुकेशन ले रहे हैं, तो इस क्षेत्र में भी पुस्तकों का रचना करना और साथ साथ में पाठ्यक्रमों का नित्य नया प्रयोग करना एनसीईआरटी का कार्य के अंतर्गत ही आता है। अगला है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में एनसीईआरटी ने राज्य सरकारों को भी मार्गदर्शन दिए। जैसे हम यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य के आप विद्यार्थी और मैं टीचर, तो यहाँ पर उसके लिए टीचर्स के लिए ट्रेनिंग का प्रावधान होगा और बच्चों के लिए सिलेबस जो पाठ्यक्रम है वो उसका होगा। तो यहाँ पर वही एनसीईआरटी ने प्राथमिक और माध्यमिक दोनों के लिए शिक्षा का जो ये है क्राइटेरिया है, उसके लिए मार्गदर्शन दिया राज्य सरकार को। जिस तरह का मार्गदर्शन मिलेगा उसी तरह से हमें स्टडी के लिए सुविधा होगी, उसी तरह से बच्चों को पढ़ाई के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित हो जाएंगे और साथ साथ में शिक्षकों को भी उसी तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिकाएं, कार्य पुस्तिकाएं, अध्यापन सामग्री बनाना, अध्ययन अध्यापन तकनीकी का विकास करना। एक तकनीकी ये भी है कि हम लोग देखिए आज अभी इस माहौल में जो हमारा कोविड का समय चल रहा है, उस समय अध्ययन अध्यापन तकनीकी का एक नया मार्गदर्शन मार्ग हमने निकाल लिया है, ऑनलाइन एजुकेशन। तो शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका इस तरह से नए नए प्रयोग करना। अगर यह उत्तम माध्यम हमारे पास नहीं होता तो शायद आप तक जो कुछ भी बताया जा रहा है पहुंचाने में बहुत तकलीफ होती, समस्या होती है, आपका पोर्शन पूरा नहीं हो पाता, फिर आगे का कैसे हम करना है प्लानिंग वो नहीं हो पाता। लेकिन एक उत्तम माध्यम यह क्या है, टेक्नोलॉजी की ही देन है कि हम और आप घर पे बैठकर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, शिक्षक विद्यार्थी थे और विद्यार्थी शिक्षक से। अध्ययन अध्यापन सामग्री में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, टीचर्स से रिलेटेड भी होती है और विद्यार्थियों से भी रिलेटेड होती है। पुस्तक हुआ आपका, पुस्तक के अलावा आपका बहुत सारी जो मटेरियल्स टीचिंग में आने वाले हैं वो सारी चीजें जो है ये अध्ययन अध्यापन सामग्री के अंतर्गत आता है और इसी के माध्यम से हम आगे अपना जो है स्टडी का जो आप ये है प्रोसेस उसको बढ़ाते हैं जो है। राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन करना आदि का कार्य एनसीईआरटी द्वारा कराया जाता है। नेशनल लेवल पे जो एग्जाम होते हैं आप देखते हो, आईएएस पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं, क्वालिफिकेशन जो हायर लेवल के एग्जाम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं नेशनल लेवल पर, वह सारे एग्जाम का जो कार्यक्रम का पाठ्यक्रम का जो तैयारी रहती है वह एनसीईआरटी के माध्यम से किया जाता है। और यह जो है देश की आजादी के पश्चात से ही यह कार्यक्रम एनसीईआरटी जब से हमारे देश में बना तब से कर रही है। एनसीईआरटी की विशेषता क्या है? एनसीईआरटी की स्थापना के बाद देश में शैक्षणिक स्तर में सुधार हुआ तथा इस संस्था को आधार मानकर मैंने अभी आपको बताया कि सभी राज्यों ने एनसीईआरटी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की नींव रखी। जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी यानी नेशनल लेवल का हो गया, हुआ राष्ट्रीय स्तर का हो गया,
SCERT मतलब ये राज्य लेवल का हो गया, स्टेट लेवल का हो गया। संस्था वही है, लेकिन यह क्या हो गया, राज्य लेवल पर। यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में जो SCERT की स्थापना हुई, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान जो है, उसी के तहत बच्चों हम यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे है भी आपको कि महाराष्ट्र राज्य में MSCERT की स्थापना 1964 में पुणे में की गई थी, और इस संस्था के निम्न प्रकार से हम आगे कार्य को देख सकते हैं। लेकिन हर एक राज्य में, प्रत्येक राज्य में, जो भी इंडिया में जितने भी राज्य हैं, वहाँ पे सबका अपना एजुकेशन का एक ऐसा ये बना हुआ है। NCERT के तर्क पर एजुकेशन को और आगे बढ़ाने के लिए जो है SCERT की स्थापना की गई है। प्राथमिक शिक्षा का स्तर ऊपर उठाना और शिक्षकों के लिए सेवांतर्गत प्रशिक्षण का आयोजन करना। यह मैं महाराष्ट्र के बारे में बता रही हूँ, MSCERT। तो यहाँ पर सेम वही है, जो नेशनल लेवल पे हमें बातें करने को मुझे जानकारी मिली या बातें बताई गई थी कि ऐसा ऐसा टीचर्स को करना है, तो यहाँ पे भी बच्चों वही है। सिर्फ क्या है कि वह क्या करेगी, वह संस्था अपने राज्य लेवल तक यदि काम करेगी तो ज्यादा अच्छा हो सकेगा। इसीलिए उसको आधार मानकर, NCERT को आधार मानकर यहाँ पर भी प्राथमिक शिक्षा का स्तर क्या करना है, ऊपर उठाना है, और शिक्षकों के लिए सेवांतर्गत प्रशिक्षण का आयोजन करना है। पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन के संदर्भ में प्रशिक्षण देना। कक्षा 10वीं और 12वीं के बाद छात्र कौन सा व्यावसायिक पाठ्यक्रम चुने, इस बारे में भी उनका मार्गदर्शन करना। पाठ्यक्रमों, जो पाठ्यक्रम है उनका मूल्यांकन करना। जो यानी पाठ्यक्रम का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे कि जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी एजुकेशन दिया जा रहा है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बोलूं कि 9वीं और 10वीं कक्षा में जो भी आपको पोर्शन मिला हुआ है, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। सरकार द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, एजुकेशन संस्था द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, इवेल्युएशन किया जाएगा कि बच्चों के लिए कितना लाभप्रद है, इसका उपयोग विद्यार्थी आगे जाएगा, आगे एजुकेशन और हाई एजुकेशन लेगा तो उसका क्या लाभ है उसको, इन सब बातों का मूल्यांकन किया जाता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बाद यही बात है कि कक्षा 10वीं जैसे आप बोलते हैं स्टेट बोर्ड और HSC जो है आपका, दोनों SSC और HSC कंप्लीट होने के बाद जैसे आप आगे जाते हो तो आपका एक फील्ड हो जाता है कि नहीं हमें आगे ये चीज करना है। तो यहाँ पे बच्चों वही है कि 10वीं और 12वीं के बाद छात्र कौन सा व्यावसायिक पाठ्यक्रम चुने, किस क्षेत्र में जाए, उसकी रुचि किस क्षेत्र में ज्यादा है, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जो है जानकारी इस संस्थान को विद्या प्राधिकरण के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस संस्था द्वारा जीवन शिक्षण या पत्रिका का प्रकाशन किया गया। विद्या प्राधिकरण पुणे, मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना 1964 में पुणे में की गई। तो इसका नाम जो है, इस संस्था के दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं, विद्या। और साथ साथ शिक्षा में ज्यादा अच्छा करने के लिए और नित्य नई जानकारी पहुंचाने के लिए शिक्षकों तक, विद्यार्थियों तक जीवन शिक्षण पत्रिका का प्रकाशन भी इस संस्था के द्वारा किया जाता। अगला दूसरा मुद्दा यहाँ पर बच्चों आपके सामने है, राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 NEP मतलब राष्ट्रीय शैक्षिक नीति, राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति। जैसे बाकी चीजों के बारे में आपने पढ़ा होगा, बाकी शिक्षा नीति के बारे में पढ़ा होगा, पिछले लेसन में आपने पढ़ा होगा, कोठारी आयोग के बारे में पढ़ा होगा, मुदलियार आयोग के बारे में पढ़ा होगा। तो उसी तरह बच्चों एक और शिक्षा पॉलिसी लागू की गई हमारे देश में 1986 में। देश की एक ऐसी पहली नीति जिसका क्रियान्वयन, जिसका ऐसा प्रारूप था कि उसे हम आज तक शिक्षा के क्षेत्र में देख रहे हैं, उसी चीज को आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं। यही है शिक्षा नीति थी बच्चों, जिसमें संशोधन 1992 में किया गया और इसके कुल करीब करीब 12 भाग हैं, और इसी संशोधित रूप को आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं। टीचर्स और स्टूडेंट का एक बेस बना हुआ है आज के समय में भी। 1986 की जो ये नीति थी, इसका क्रियान्वयन जो है बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर किया गया और इसको एक बार पुनः संशोधित करने का काम किया गया।
संशोधित करने से लाभ यह हुआ कि इसमें जो कमियां हैं उसे जो है सुधार करके नए तरीके से लागू किया गया। इसकी विशेषता क्या है बच्चों? इस नीति के अनुसार बदलते समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक में मौलिक परिवर्तन लाया गया। यानी कि इस नीति को क्या माना गया? आधार, जैसे मैंने अभी कहा कि इसे संशोधित किया गया, इसकी कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया। बदलते समाज, पहले के साथ एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए तो 1980 का समय कुछ और, 1990 में कुछ और चीजें, और फिर इस तरह से समय बदलते गए। आज हम आधुनिक भारत में 41st सेंचुरी में जीवन यापन कर रहे हैं, तो समय के अनुसार सब कुछ बदलता रहता है। यहाँ पर भी बच्चों देख रहे हो, बदलते समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हर एक टाइम आवश्यकताएं बदलते रहती हैं। यह एक माध्यम है, यह एक जरिया है शिक्षा। तो यहाँ पर प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा में जो मौलिक परिवर्तन लाया गया, इसमें 10+2+3 शिक्षा का ढांचा लागू किया गया। यानी 10वीं के बाद मैंने अभी आपको बताया कि 12वीं, और उसके बाद 3 साल का कोई आप कोर्स यदि करना चाहते हो, हायर एजुकेशन लेना चाहते हो, जैसे आप जो है ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो वह क्या है 3 साल का होगा। इस तरह से क्या हो गया कि 10+2+3 का जो ये था, यहीं से लागू किया गया। कहाँ से? राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 से। आगे हम लोग चलते हैं। शिक्षा में इसकी विशेषता थी, शिक्षा में व्यावसायिकरण शिक्षा को महत्व दिया गया, बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व दिया गया। व्यावसायिकरण शिक्षा, जिसके माध्यम से आगे जाकर के जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, ज्यादा से ज्यादा उसे रोजगार के अवसर मिल सके, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, उसको अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद मिले, ऐसी शिक्षा को देने का जरिया यह 1986 की जो पॉलिसी थी, इसके माध्यम से शुरू किया गया। शिक्षा का जो केंद्र है या बेस है, वह बाल केंद्रित हो, स्टूडेंट केंद्रित हो, विद्यार्थी केंद्रित हो। यानी कि इस शिक्षा में स्टूडेंट को ज्यादा महत्व दिया गया, बालक को ज्यादा महत्व दिया गया। रोजगार एवं जनशक्ति योजना ने से डिग्री को संबंध होना चाहिए। यह जो हमारे देश में अलग अलग जो रोजगार योजनाएं चलाई गई, जनशक्ति योजनाएं चलाई गई, लोगों के लाभ के लिए, डिग्री जो हम हासिल करने वाले हैं स्टडी से, उसका संबंध भी इसमें होना चाहिए। बिना संबंध के ये हमारे लिए उपयोगी नहीं होगी। और एक ऐसी शिक्षा नीति, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो समावेशी टाइप की हो, एडजस्टेबल हो, ये ऐसी शिक्षा व्यवस्था को लागू करना। अगले में हम देखेंगे बच्चों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। प्राथमिक विद्यालय के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना ही क्या था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आपको यहाँ एक पिक दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। इसका मतलब होता है बच्चों कि प्राथमिक यानी पहली से लेकर 5वीं तक या 6वीं तक, जो अभी तो पहली से लेकर 8वीं तक जो प्राइमरी का हमारा सेशन है, उसके लिए आधारभूत सुविधा क्या होगी? विद्यालय की एक आधारभूत सुविधा होती है, टीचर्स हो, साफ सुथरा माहौल हो, आधुनिक व्यवस्थाएं हो, और रहने का एक स्वच्छ माहौल हो। तो यह कैसा है? स्टडी के लिए एक स्वच्छ माहौल हो, यह सारी चीजें जो प्राइमरी स्टेट की हैं, वह सारा उपलब्ध करा के देना, यह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था। और यही हम आगे चलकर माध्यमिक क्षेत्र में भी लागू हुआ। एक खुला माहौल व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर शिक्षा के लिए जो जरूरत की चीजें हैं, वह आसानी से उपलब्ध हो सके, यही एक बात इसमें कही गई। राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति की विशेषता, प्रत्येक राज्य की अपनी सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में लचीलापन लाना। लचीलापन यानी उसे थोड़ा सा ये करके मॉडिफाई करके किया जाए, और उसमें थोड़ा सा वरीयता स्टेट को दिया जाए। यानी हर एक राज्य की अपनी अपनी विशेषता होती है। प्रत्येक राज्य, इंडिया में जितने भी राज्य हैं, उनका अपना सांस्कृतिक, उनका एक कल्चर है, उनका एक भूगोल है। तो थोड़ा सा उस चीज को ध्यान में रख करके उस चीज को वहाँ जो स्टडी कराई जाए उसे महत्व दिया जाए। जैसे हम महाराष्ट्र में है, तो आपका एक देखते हो एजुकेशन में कि मराठी लैंग्वेज यहाँ पे कंपलसरी है, मराठी बच्चों को आना चाहिए। इसका रीजन ये है बच्चों कि बच्चों को, जो विद्यार्थी है, उसको इस स्टेट के बारे में यदि भाषा की जानकारी रहेगी, तो इस राज्य के बारे में उसे ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सकेगी। बोलचाल का जो दैनिक रूटीन है उसका सामान्य रहेगा, लोगों से मिलने जुलने में आसानी होगी। लचीलापन का तात्पर्य यहाँ पे वही है।
1986 की शैक्षणिक नीति को प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कृति कार्यक्रम पर आधारित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1988 तैयार किया गया। यानी उसे राष्ट्रीय स्तर पर और प्रभावशाली क्रियान्वित करने के लिए और अच्छी तरह से क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 1988 में आप देख रहे हो एक नया कार्यक्रम प्राथमिक स्तर पर तैयार किया गया। और इस तरह से 1986 ना 1986 की जो शैक्षणिक नीति का बदला यानी ये सब कार्यक्रम चल रहा है, यह सब नई चीजें शामिल करनी है और यही सारी चीजें नई चीजें शामिल होकर 1992 में एक बार पुनः मूल्यांकित की गई। यही पॉलिसी पुनः से इवैल्यूएशन किया गया, मूल्यांकन किया गया कि इसमें और क्या रह गया है, उसे सुधारा जाए, उसे फिर से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। और इस बाद में 1992 में इसी चीज को फिर से लागू किया गया। बच्चों यही थी आपकी 1986 की राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति। इसी में आपका एक अकेला मुद्दा, एक थोड़ा छोटा सा पॉइंट आ गया था, उपग्रह का प्रयोग। उपग्रह का प्रयोग के बारे में यहाँ पर आप देखते हो बच्चों, उपग्रह जो है आप साइंस में भूगोल में ग्रह और उपग्रह के बारे में जानकारी लिए ही हो, जानकारी रखते ही हो। तो एक आप जानते हो कि एक ऐसा पिंड जो जिसका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, लेकिन हम यहाँ उस पिंड की तो बात नहीं कर रहे हैं। एक प्राकृतिक होता है और एक जो है ये बनाया हुआ रहता है, कृत्रिम होता है। तो हम उसी कृत्रिम के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि प्राकृतिक के बारे में, क्योंकि जो नेचर है हम उसे नेचर को बदल नहीं सकते। तो किस तरह से आप देखते हो सैटेलाइट और ये जो नई नई जो तकनीकी है उसकी स्थापना जो है, ग्रहों पर मंगल ग्रह हो या फिर चंद्रमा हो, यहाँ पर कैसे वैज्ञानिक हमारे पहुंच जा रहे हैं, शोधकर्ता कैसे पहुंच जा रहे हैं, उसकी शुरुआत बच्चों यहीं से होती है कि आधुनिक तकनीकी को इसरो एक संस्था है जो नई नई शोध करता है, जो है विज्ञान के क्षेत्र में, और जो हमारा नेचर है, प्रकृति है, खगोल के क्षेत्र में। इस संस्था में जो है बड़े स्तर पर कार्य करने वाले जो लोग हैं वह नए नए शोध कार्य करते रहते हैं। तो यह हमें यहाँ पर देखना है वह उपग्रह जो मानव निर्मित हो यानी कृत्रिम हो। 1975 में इसरो के वैज्ञानिक एकनाथ चिटड़िस के सराहनीय योगदान से शैक्षिक उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए उपग्रह के उपयोग में भारत ने सफलता हासिल कर ली। इसरो एक संस्था का नाम है और इसके जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है एकनाथ चिटड़िस, इनका नाम है ये। और इसकी शुरुआत हमारे देश में 1975 में हुई। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसका जो जगह है अहमदाबाद के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र से मार्गदर्शन में शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत साइट सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट का प्रयोग किया गया। और यह इस प्रकार उपग्रह के माध्यम से शिक्षा प्रणाली की अवधारणा, मैं आपको सरल शब्दों में समझाती हूँ। आप टीवी देखते हो, रेडियो, इसके पहले रेडियो या आपका एफएम, इसका जरिया क्या है बच्चों, नेटवर्क। जो बोलते हो आपकी भाषा में बच्चों बोलते हो कि नेटवर्क का इश्यू है, नेटवर्क नहीं है इसलिए कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। आपके सामने मोबाइल का भी मेरा यही एक है कि नेटवर्क है तो सब कुछ पॉसिबल है। बात वही है बच्चों यहाँ पर कि यदि हम शिक्षा को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए नेटवर्क बनाना पड़ेगा, लोग यह हर एक क्षेत्र तक पहुंचाया जाए। तो इसके लिए ये एक ऐसा क्षेत्र सैटेलाइट के माध्यम से सैटेलाइट स्थापित करके अंतरिक्ष में नेटवर्क की व्यवस्था की जाए और साथ साथ में नित्य नए खोज भी किए जाएं। इसके लिए यहाँ पर अहमदाबाद का जो सेंटर है, नाम आपकी स्क्रीन पर है, देख रहे हो। और इस तरह से नए टेलीविजन, यदि आपके देश में टेलीविजन आ गया तो आप खुद भी आज के समय में आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि किस तरह से नए नए एजुकेशन सिस्टम के बारे में नई नई जानकारी आप शिक्षा के क्षेत्र में घर बैठे ले रहे हो। अलग अलग चैनल है आपके पास, वहां से जानकारी कलेक्ट की जा रही है। इसकी शुरुआत यदि हमारे पास ये सारी तकनीकी नहीं होती तो यह संभव नहीं हो पाता, यह पॉसिबिलिटी नहीं बनती थी। और इस कार्य में भारत का जो सहयोग था अमेरिका देश ने भी दिया, और जिसके कारण जो है ग्रामीण क्षेत्र तक, भारत के गांव गांव तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सहायता मिली। गांव गांव तक शिक्षा प्राप्त करने में जो सहायता मिली, और इसमें आगे चलकर आप देखोगे ओपन यूनिवर्सिटी प्रौढ़ शिक्षा को भी महत्व दिया गया। यानी हम नए स्टूडेंट को तो पढ़ाया जा रहा है, जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो तो सीखेंगे क्योंकि अब हमारे पास नई नई सुविधाएं आ रही हैं। लेकिन साथ साथ में जो नहीं पढ़ पाए हैं
उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आपकी पुस्तक में है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। भारत सरकार ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए समाज कल्याण को ध्यान में रखते हुए 1960-1970 की कालावधि में ही समाज कल्याण मंत्रालय, अलग अलग मंत्रालय होते हैं बच्चों, अलग अलग काम उन्हें सौंपे जाते हैं। जैसे आपका ये हम सब शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। देश ने शिक्षा मंत्रालय की व्यवस्था की है, नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर, इवन अभी तहसील और जिले स्तर पर बट गया है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का जो ये माध्यम है विद्यार्थियों तक पहुंचे, जनमानस तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। तो यही यहाँ से समाज कल्याण मंत्रालय एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभी मैंने आपको पढ़ाया की मदद से यूनेस्को के संयुक्त तत्वों को ध्यान में रखते हुए जो है मुक्त विश्वविद्यालय के विषय में नई दिल्ली में चर्चा सत्र का आयोजन किया गया कि ऐसा यह तीनों संस्थाएं और साथ साथ में यूनेस्को का जो नीति है पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो शिक्षा का प्रावधान रखा गया कि नहीं प्रत्येक देश को इस तरह से आगे बढ़ाया जाए, तो इस नीति को कैसे हम भारत देश में लागू करेंगे उसके लिए चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। और इसी चर्चा सत्र के माध्यम से ओपन यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आई बच्चों। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व शैक्षिक वर्ष 1970 घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संगठन की एक संस्था यूनेस्को, जैसे मैंने अभी कहा, जो है एक संस्था है वो वर्ल्ड लेवल की, तो यूनेस्को, यहाँ पर 1970 को शैक्षणिक वर्ष घोषित किया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ऐसे में भारत ने भी शिक्षा को और अधिक बढ़ावा देने के लिए 1970 से 74 में पार्थ की अध्यक्षता में, पार्थ सारथी इनके अध्यक्ष थे, शिक्षा नीति जो शिक्षा में संशोधन कार्य चल रहा था मुक्त विश्वविद्यालय की शिक्षा को लेकर, यानी ओपन, इनका एक ये हेड बनाए गए कि ओपन शिक्षा रखी जाए। जो लोग कार्य में बिजी हैं या उनके पास समय नहीं है, समय नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान रखा गया। और 20 सितंबर 1985 को मुक्त विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया, जिसका नाम इंदिरा गांधी मुक्त विद्यालय। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हमारे देश की रह चुकी थी, नामी प्रधानमंत्री, उनका जो उनके नाम पर इंदिरा गांधी नाम दिया गया, क्योंकि उस समय सरकार में राजीव गांधी जी का ये हो गया था, आगमन हो गया था। लेकिन हमारे देश की कार्यक्षम और एक ऐसी प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को बहुत नया मोड़ दिया, इन्हीं के नाम पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ या इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय नाम दिया गया, जहां पर प्रौढ़ों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। और यह एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर आप जो है एडमिशन ले लीजिए, घर बैठे जो है आपको एक आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आप मतलब विचारों का एक पारदर्शिता रखी गई कि शिक्षक के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से लोगों तक शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जा सके। काम क्या था? ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से यह पॉसिबिलिटी बनी। इसका लाभ हमारे देश को बच्चों कैसे हुआ मुक्त विश्वविद्यालय का? जिन विद्यार्थियों को जैसे मैंने अभी कहा कि जिन विद्यार्थियों को या जिन लोगों को शिक्षा का अवसर नहीं मिला, तो वैसे जिन विद्यार्थियों को महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं था, उन्हें मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु आयु योजना व अन्य नियम शर्तों में छूट दी गई। आपने देखा है कि जब 5 साल का बच्चा हो जाता है या 5 साल के बच्चे को ही, अब तो शैक्षणिक पॉलिसी बदल रही है, चेंज हो रही है, 5 या 6 साल के बच्चे को एडमिशन दिया जाता है। शुरुआत में ही अभी नर्सरी और जूनियर सीनियर का प्रावधान है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। कम से कम उम्र 6 साल 5 साल होनी चाहिए, 5 साल लगभग। तो शिक्षा प्राप्त करना, ये सारी चीजों की व्यवस्था यहाँ से हटा दी गई। यानी यहाँ पे क्या है, यह ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आयु का लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे शर्त नहीं है, बशर्ते जिनको शिक्षा प्राप्त करनी है वो अपना एडमिशन ले सकते हैं और एजुकेशन ले सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से श्रव्य दृश्य पद्धति द्वारा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। यहाँ पर इसके द्वारा, इस यूनिवर्सिटी के द्वारा आकाशवाणी चैनल जो रेडियो का एक जरिया था, और टीवी में भी आकाशवाणी अपना दूरदर्शन समाचार आपने देखा होगा, श्रव्य दृश्य दिखाई दे और श्रव्य यानी सुनाई दे,
दृश्य यानी दिखाई दे। ऐसी पद्धति का प्रयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों तक, गांव-गांव तक पाठ्यक्रम को पहुंचाने का कार्यक्रम देश में चलाया गया और लगभग 58 प्रशिक्षण केंद्र देश और विदेश में 41 केंद्र इस विश्वविद्यालय के माध्यम से खोले गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा सामान्य लोगों तक पहुंचाई जा सके। इस प्रकार बच्चों, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा किया गया एक नया कदम, जिसका लाभ आज भी प्राप्त हो रहा है। और मुक्त विद्यापीठ के माध्यम से हम सभी जो है, अगर हमारे यहाँ कोई एजुकेशन अपने समय पे नहीं ले पाया है, तो ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के अपना ब्रेक हुआ एजुकेशन पूरा कर सकता है, या एजुकेशन किसी वजह से स्टॉप रह गया है, ब्रेक लग गई है, या नहीं भी पढ़ा है, तो एडमिशन लेकर के अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने में उसे मदद मिलती है। अभी जो भी है, आप लोगों को जो भी जानकारी दी गई है, उसके संदर्भ में यदि आपको कुछ क्वेश्चन है, कोई जानकारी पूछना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ जानकारी लेना है या कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछिए। आप बच्चों का कोई क्वेश्चन नहीं है क्या आज? आप में से किसी का कुछ? हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। एनसीईआरटी के उद्देश्य कौन कौन से थे? एनसीईआरटी के उद्देश्य शिक्षा का स्तर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमें लागू करना है। उद्देश्य यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट। उसमें आपको स्क्रीन पे आपने देखा, स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, कि तमाम यानी प्रत्येक क्षेत्र में, हाँ, प्रत्येक क्षेत्र में उसको शिक्षा का लेवल जो है बढ़ाना है। उसका नाम भी है राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था। तो और राज्यों को बताना है, राज्यों को भी प्रेरित करना है कि अपने अपने क्षेत्रों में अपने तरीके से शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए और नित्य नए आधुनिक तरीके का प्रयोग किया जाए। एक सिंपल सा एक टारगेट रखा गया कि विश्व लेवल पर भारत का शिक्षा के क्षेत्र में क्या नाम होगा, आगे कैसे बढ़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 17% मात्र एजुकेशन हमारे देश में था, और इस एजुकेशन सिस्टम को ज्यादा हमारे यहाँ की जनसंख्या कैसे शिक्षित हो सकती है, उसे बढ़ाने का टारगेट एनसीईआरटी ने अपना एक उद्देश्य रखा, जो है उसे बढ़ाने का टारगेट रखा। थैंक यू टीचर। वेलकम बेटा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हेलो, हेलो टीचर। टीचर एनसीसी, हेलो टीचर, एनसीईआरटी की स्थापना क्यों की गई? एनसीईआरटी की स्थापना, आपने देखा, आप सभी जानते हो कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो तमाम तरह की परेशानियां बच्चों देश में का तो एक तरह से नील हम कह सकते हैं। 17% यानी कुछ भी नहीं था। एजुकेशन का जो क्राइटेरिया था, एजुकेशन जो हमारे यहाँ था, वह बिल्कुल कम था। तो यदि जैसे आपकी शिक्षा के लिए आपको टीचर पढ़ा रही है, अलग अलग तरीके से आपको शिक्षा दी जा रही है, ये कहाँ से आया? यदि उसका सिस्टम नहीं बनाया गया होता, मैं आपको पढ़ा रही हूँ बिना प्लानिंग के, अगर यदि मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं रहेगी या मुझे सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं रहेगा, तो कैसे मैं आपको पढ़ा सकती हूँ? ज्ञान होना बहुत जरूरी है, उसकी जानकारी होना जरूरी है। तो राष्ट्रीय लेवल पर यदि प्लानिंग नहीं की जाएगी, हमारा देश काफी बड़ा है और इतने सारे राज्य हैं अलग अलग, जो है उस समय 25 राज्य थे, बाद में बढ़ करके अभी 29 हो गए हैं। तो सब कैसे मैनेज किया जाएगा? पूरे राष्ट्रीय लेवल पर मैनेज किया कैसे करेंगे? शिक्षा जैसे बाकी चीजों के लिए मैनेज किया, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, वैसे ही शिक्षा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन ठीक अच्छा नहीं है। शिक्षित व्यक्ति नहीं है तो है क्या समाज में, उसका कोई वैल्यू नहीं है।
तो इसीलिए शिक्षा हमारे मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। इसको मानते हुए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है उसे शिक्षित करने का रखा एनसीईआरटी ने प्रावधान। उसने ये क्राइटेरिया फिक्स किया है जो है, इसीलिए जरूरी है शिक्षा। आप में से और कोई, किसी बच्चों को क्वेश्चन है क्या और कोई पूछने के लिए? थोड़ा सा मोबाइल इशू होने के कारण आज मेरा आप लोगों को क्लास में डिस्टर्ब हुआ, तो उसके लिए सॉरी। जो है, जो कुछ भी पढ़ाया गया है आज की तारीख में और अभी इतिहास विषय के संदर्भ में, वह आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना और समझने का प्रयत्न किया होगा। तो इसी के साथ हम अब यहाँ पर जो है विषय से संदर्भ में जो भी जानकारी मैंने दिया उसे एंड करते हुए हम लोग क्लास को लीव करते हैं।